में एक हफ्ते पहले जब मैं थी तब तक ये कहा जा रहा था कि अब तो ये चुनाव ही नहीं है, सारा जो मोमेंटम है वो आरजेडी और इंडिया गठबंधन का वो खत्म हो चुका है और एक तरफा बात हो रही है। वोट टू वोट फाइट है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव उसका बड़ा उदाहरण है। किस तरीके से वोट टू वोट फाइट हुआ और 12,000 साढ़े 12,000 से सरकार किसकी बनेगी ये तय हुआ। बॉर्डर लाइन की सरकार बनी। तो बिहार की गरीब जनता के लिए 10,000 रुपये इतने मायने रखते हैं कि चलिए ठीक है, वोट तो हमें किसी को देना ही था, लेकिन अब 10,000 रुपये भी मिल गए, इससे अच्छी क्या बात है। ये 10,000 रुपया महिलाओं को जो दिया गया है ये थोड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर किसी महिला को देहात में किसी महिला के हाथ में या उसके अकाउंट में 10,000 रुपया आता है तो उसके लिए एक बड़ी अमाउंट है वो। नीतीश कुमार वाकई सरकार नहीं चला रहे, उनके इर्द गिर्द जो कॉकस है वो सरकार चला रही हैं। लेकिन 20 साल पुराने राज को डराया जाता है कि जंगल राज है, तो एक तरह के लोग कहते हैं जंगल राज है, लेकिन दूसरे तरह के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें वो राज चाहिए जो राज दरअसल एक्चुअल में सुशासन था, जहाँ सामाजिक न्याय की बात होती थी, जहाँ पिछड़ों की बात करते थे लोग, और अब तो सब ये एक तरह से जो सामाजिक तौर पे पहले से ही ट्रेडिशनली जो लोग जिनके पास पैसा रहा है, बल रहा है, उन्हीं की सरकार आ गई है। एक एवरेज अगर बिहारी वोटर को मैं देखूं, उसके पास अभी क्या ऑप्शंस है। अगर आप सोशल जस्टिस का रहनुमा अगर लालू यादव को मानते हैं तो नीतीश कुमार उससे कमतर नहीं है। सोशल जस्टिस में सिर्फ कास्ट रिवोल्यूशन तो आता नहीं है, उसमें लैंगिक अनुपात में किस तरीके से उसके विषमताओं को आपने दूर किया, आर्थिक विषमताओं को किस तरीके से दूर किया, उसमें सुशासन भी एक एलिमेंट है, तो तमाम चीज़ें हैं। तो लालू यादव का सोशल जस्टिस बनाम नीतीश कुमार का सोशल जस्टिस, ये भी एक लड़ाई है। ये पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी एक आंधी की तरह आए बिहार में, लेकिन उसके बाद बारिश हुई और सब कुछ ऐसा लगता है कि बह गया। तो अब क्या नज़र आ रहा है उनको लेकर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि प्रशांत किशोर उनकी पॉलिटिक्स को इस चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल में इतने बोल्डली और इतने साइंटिफिकली किसी ने अब तक नहीं किया था। तो यू कांट राइट हिम आउट, ही इज अ फिनोमेनन। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। बिहार के चुनाव के पहले फेज़ के लिए एक हफ्ते का वक्त सिर्फ बाकी है, लेकिन अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि माहौल में वो गर्मजोशी नहीं है। ये बहुत छोटे एक तरह से चरण का चुनाव हो रहा है, सिर्फ 2 चरणों में ये चुनाव। बहुत हैरान भी लोग हो रहे हैं कि ना तो नेताओं को वक्त मिल रहा है पॉलिटिकल कैंपेन का, ना पत्रकारों को वक्त मिल रहा है कि वो उसको कवर कर सकें, ना जनता को समय मिल रहा है कि वो सोचें कि उनका जो राजनीतिक पसंद है वो किसको बनाएं। लेकिन किस तरह के मुद्दे हैं और क्या वाकई जिस तरह से दिल्ली से बैठ के हमें ये समझ में आ रहा था कि ये कांटे की टक्कर है, ये कांटे की ही अभी टक्कर है, या वाकई ये चुनाव क्या समाप्त हो रहा है, लग रहा है कि एक तरफ झुक रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और आप तक समझाने की भी, आप तक लाकर इन मेहमानों के ज़रिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रियदर्शी रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियदर्शी जी। साथ ही फैज़ान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे बड़े पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अनवारुल हुदा। आप पिछले कार्यक्रमों में भी देख चुके हैं अनवार साहब को हमारे, और साथ ही हमारे साथ शहर के, मैं कहूँगी इस पूरे राज्य के बहुत ही एक जाने माने एक ऐसे व्यक्ति जो किसी भी राजनीतिक फ़िलासफ़ी से आपका लेना देना हो लेकिन आप उनकी इज़्ज़त ज़रूर करते हैं, डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब मौजूद हैं, और उन्हीं के कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हई साहब यहाँ हमें जगह देने के लिए। सबसे पहले प्रियदर्शी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि इस चुनाव को हमें आप कुछ समझा दीजिए आखिर कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दिल्ली में एक हफ्ते पहले जब मैं थी तब तक ये कहा जा रहा था कि अब तो ये चुनाव ही नहीं है, सारा जो मोमेंटम है वो आरजेडी और इंडिया गठबंधन का वो ख़त्म हो चुका है और एक तरफा बात हो रही है, लेकिन अब एक हफ्ते बाद तो वो हालत नहीं है। नहीं, देखिए, जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, चुनाव परिणाम से पहले किसी को भी एक तरफा नहीं कहा जा सकता है। इस तरीके भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग भी अगर इस तरीके का मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि वो मानते हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, मतलब भाजपा वाले ठीक से चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू वाले अच्छे से लड़ रहे हैं, वो नहीं समझते कि एक तरफा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिस तरीके से मुकाबला है उस हिसाब से समझना भी नहीं चाहिए। वोट टू वोट फाइट है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव उसका बड़ा उदाहरण है। किस तरीके से वोट टू वोट फाइट हुआ और 12,000 साढ़े 12,000 से सरकार किसकी बनेगी ये तय हुआ। बॉर्डर लाइन की सरकार बनी।
तो इस चुनाव को भी उसी तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए दोनों तरफ, दोनों गठबंधनों में जो मुख्य मुकाबला है दो गठबंधनों के बीच में, एनडीए और महागठबंधन, दोनों ओर जो बिहार की राजनीति कही जाती है जातीय समीकरण के लिहाज से, उसका आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। जातीय समीकरण के हिसाब से दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन आपको बराबर आप कह रहे हैं बराबर है। बराबर तो ये क्या 2020 का जो चुनाव था जिसमें दोनों को 37% वोट मिले, लेकिन सीटों का फर्क हो गया, तो यानी अभी आप वोट के हिसाब से कह रहे हैं कि आपको बराबर लग रहा है या सीट के हिसाब से कह रहे हैं? नहीं, मैं वोट के हिसाब से कह अच्छा। रहा हूँ कि वोट के हिसाब से मुकाबला बराबरी पर टिका हुआ है। अब किसका वोटर, किस गठबंधन का वोटर किस हद तक बाहर निकलता है, बूथ तक आता है, डिपेंड उस पर करेगा। कौन कितना एग्रेसिव होकर के पोलिंग बूथ तक जाता है, अपने समर्थकों को लेकर के पहुंचता है, चुनाव परिणाम वहां तय होगा। और कोई जिस तरीके से, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गठबंधन इस चुनाव को हल्के में ले रहा है। महागठबंधन को आज से 2 महीने पहले लग रहा था कि बहुत चुनाव हल्का होने वाला है, उसके पक्ष में जा रहा है। 10 दिनों पहले महागठबंधन को लगा कि नहीं, जो लोग कहते हैं महागठबंधन को लगा कि नहीं हम लोग नीचे जा रहे हैं। इसी तरीके से कभी एनडीए को लगा कि हम नीचे हैं, कभी ऊपर हैं। दोनों तो चुनाव ऊपर नीचे बैठ रहा है। अब मैं मुद्दों के मुद्दों की हिसाब बात से। पे आ जाती हूँ जी। थोड़ा सा कि जो 3 फिनोमेना बताया जा रहा है वो ये कि पहली बात तो प्रशांत किशोर का जन स्वराज फैक्टर, कि जन स्वराज कितना बड़ा फ़र्क लाएगा, क्योंकि 2020 और 25 के चुनाव में फ़र्क ये है कि तब कोई जन स्वराज नहीं था। एमआईएम का असर क्या घट रहा है, क्योंकि उस वक्त में एक नई पार्टी एमआईएम दाखिल हुई थी, लेकिन एमआईएम का क्या प्रभाव घटा है, क्योंकि उनके तमाम लोग जाके इंडिया ब्लॉक के साथ मिल गए। और इसमें सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि जो गेम चेंजर है वो 10,000 रुपये जो लोन है, दरअसल कर्ज़ है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास महिलाओं को मिल गए हैं, और इसलिए ये चुनाव ख़त्म हो गया, कि ये बिल्कुल गेम चेंज हो गया, अब कुछ इस चुनाव में बचा ही नहीं है। फैज़ान साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये 10,000 रुपये मिलकर अगर 1 करोड़ महिलाओं को मिल गए तो वाकई एक छोटे स्टेट में, उतना छोटा नहीं लेकिन मान लेते हैं आबादी का एक बड़ा हिस्सा, उसको अगर 10-10 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में आ गए तो ये तो गेम चेंज हो जाएगा? और देखिए, ये 10,000 रुपया महिलाओं को जो दिया गया है अभी 10-15 दिन पहले, ये थोड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर किसी महिला को देहात में, अगर किसी महिला के हाथ में या उसके अकाउंट में 10,000 रुपया आता है तो उसके लिए एक बड़ी अमाउंट है वो, और वो उसका असर होता है पूरे परिवार पर होता है। वो सिर्फ एक महिला पर असर नहीं होता, एक पूरे परिवार पर होता है। ये आपको पता नहीं कहाँ से ये खबर मिली है कि ये लोन या कर्ज़ है। इसका क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है, सरकार की तरफ से भी आ चुका है कि ये कोई लोन या कर्ज़ नहीं है और इसको वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस तरह का नैरेटिव आरजेडी की तरफ से और तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने की कोशिश की है कि ये एक लोन है, ये इसको वापस लिया जाएगा, हो सकता है सूद के साथ वापस लिया जाएगा, इस तरह की भी बात हुई है। लेकिन ये सच्चाई नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, और ये देखिए, ये कोई वादा नहीं था। 10,000 रुपया सिर्फ वादा नहीं था, बल्कि प्रॉमिस, वो अनाउंसमेंट किया गया और उसके साथ ही 2-4 दिन के अंदर वो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गया। सबका नहीं हुआ, हम इस बात को मान रहे हैं, और सब लोग ये जान रहे हैं कि हर महिला, ऐसा नहीं कि हर महिला को मिल गया, कम ही महिलाओं को मिला है। 1 करोड़ समथिंग है जो इन महिलाओं को मिला है, और कहा गया है कि भाई जिनको नहीं मिला उनको भी दिया जाएगा। तो खैर, जिनको दिया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों को मिल चुका है उनके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये गेम चेंजर हो सकता है। वैसे भी देखिए, महिलाएं आम तौर पर पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार की कोर वोटर रही हैं और आज तक हैं। अगर उनको ये 10,000 रुपये का और एक बेनिफिट मिल जाता है तो वो उनका जो वोट बैंक या उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो और फर्दर स्ट्रांग होती है। और मुझे लगता है कि ये इस वोट बैंक को, ये महिला वोट बैंक को तोड़ने की और ख़रीदने की या अपनी तरफ लुभाने की कोशिशें चारों तरफ से हो रही है। आरजेडी की तरफ से भी हो रही हैं, या ये कहें कि महागठबंधन की तरफ से भी हो रही हैं, और साथ ही ये जनस्वराज की तरफ से भी हो रही हैं। फैज़ान साहब, मैं सवाल अपना ये पूछना चाह रही थी कि एक तरह से ये एक रिश्वत के तौर पे भी देखा जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले, अनाउंसमेंट बस होने ही वाला था, उससे ठीक पहले आप 10-10 हज़ार रुपये अपने वोटर को दे दें। एक तरह से लगता है कि वोट ख़रीदने की एक कोशिश है। क्या आम जनता इस बात को समझती है, या बिहार की गरीब जनता के लिए 10,000 रुपये इतने मायने रखते हैं कि चलिए ठीक है, वोट तो हमें किसी को देना ही था, लेकिन अब 10,000 रुपये भी मिल गए, इससे अच्छी क्या बात है? सही कहना है आपका। लेकिन देखिए,
किसी भी इलेक्शन में किसी भी राज्य में जो फ्री बीज दी जाती हैं उनको आप रिश्वत कह सकती हैं, उनको ब्राइब कह सकती हैं। हालांकि ये एक ये तो सही बात है कि पॉलिटिकली अगर आप इसको देखें तो ये एक अपनी तरफ वोट को खींचने की या ख़रीदने की कोशिश होती है। ये सिर्फ एक 10,000 की बात ही नहीं है। यहाँ पिछले 2 महीनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं जो चल रही थी, जहाँ किसी को ये बहुत तरह का मिल रहा था, बेनिफिट मिल रहा था, किसी को 500 का था, किसी को 600 का, सबको बढ़ा दिया गया है। 500 वाले को 1,000 कर दिया गया, जिसको 1,000 था उसको 3,000 कर दिया। इस तरह का सब जगह हुआ और ये पिछले 3 महीनों में हुआ है, तो इसको भी आप फ्री भी कह सकती हैं। शुक्रिया। डॉक्टर ये बताइए कि 20 साल आप तो एक ज़माने से बिहार की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। 20 साल से एक चेहरा एक तरह से सिनोनिमस बन गया है, पर्यायवाची हिंदी में हम कहते हैं, बन गया है, वो है नीतीश कुमार का चेहरा। अभी भी मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की, उनको लेकर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत कोई नाराज़गी नहीं है। उनको लेकर एक तरह का डिसकंटेंटमेंट है, एक असंतुष्टि है। लेकिन 20 साल में नीतीश कुमार ने हमने खुद देखा है, मैंने कई जगह जाकर देखा गांव देहात में कि अभी भी ऐसे गांव भी हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, सड़क नहीं पहुंची है आज़ादी के इतने सालों बाद। लेकिन ऐसा क्या है नीतीश कुमार के अंदर कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा खफा नहीं हैं? सबसे पहले तो मैडम आपने कहा कि 20 साल से बिहार की पॉलिटिक्स में है, तो ये आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वर हैं आप। ऑब्जर्वर हैं, बस दूर के ऑब्जर्वर। तो ये सही बात है कि नीतीश जी ने बिहार में एक अपनी जगह बनाई है, बहुत सा काम किया है और बिहार के नक्शे को बदलने की कोशिश की है। लेकिन ये जो आप कहती हैं अंग्रेज़ी में इनकम्बेंसी फैक्टर, वो डेफिनेटली एक फैक्टर है और ज़्यादा हो सकता था। और ये जब भी 10 साल की बातें हो रही थी, 10 साल दिया गया तो इतनी देर कर क्यों दिया गया? अगर देना ही था तो पहले देते। ये ठीक इलेक्शन के, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आती हैं सामने में। लेकिन ये कहना कि नीतीश जी को बिल्कुल कोई वाइप आउट कर देगा, ये भी सही नहीं होगा। ये नहीं, लेकिन अभी बीजेपी, सोचिए, तो भूल जाइए आप इंडिया ब्लॉक क्या करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी सबसे ज़्यादा ये देख रही है और काफ़ी एम्बिशियस हो रही है कि नीतीश कुमार एक तरह से इस तरह ढलान पर हैं, उनकी जो दिमागी सेहत है वो भी ठीक नहीं है, अपने फैसले जाहिर है उनके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनसे जुड़े हुए वही ले रहे हैं। तो ऐसे में वो ये सोच रहे हैं कि कमज़ोर नीतीश जो है वो सबसे अच्छे नीतीश है उनके लिए। नीतीश के ना होने से भी अच्छा है एक कमज़ोर नीतीश का होना। तो आपको नहीं लगता कि एक तरह से एक फोर्स के तौर पर उभर रही है बीजेपी एक कमज़ोर नीतीश के सामने? ये सही है कि वो नीतीश जी का वो जो हेल्थ का इश्यूज़ था वो कुछ बड़ा है, पहले वाला नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि बीजेपी उनके बगैर मैदान में आ नहीं सकती है। आखिर क्यों उनके पीछे, अगर इतने वो कमज़ोर हो गए हैं तो क्यों उन पर लगे हुए हैं? आप उनके पीछे छोड़ देते उनको। तो ये बीजेपी की कमज़ोरी तो है कि बज़ात खुद वो ऑन देयर ओन दे कांट स्टैंड और they have to depend on someone, and that someone perhaps is best is नीतीश जी। तो ये एक उनकी सोच है। लेकिन ये सोचना कि वो आकर किसी को बिल्कुल वाइप आउट कर देंगे, ये भी गलत है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 2015 में बीजेपी जब अकेले अपने दम पर लड़ी थी, तब भी बहुत बड़ी तादाद में, करीब 24-25% उनके वोट आए थे, सीटें कम आई थी। लेकिन अपने दम पर 10 साल पहले भी बीजेपी यहाँ काफ़ी मजबूत थी। अनवर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। पिछली बार जब मैं आई थी तब आपसे बातचीत की थी, तब आरजेडी और इंडिया ब्लॉक का काफ़ी, एक तरह से मैं कहूँगी, काफ़ी ज़ोर था, एक फोर्स के तौर पे उभर रहे थे। ऐसा क्या हो गया कुछ हफ्तों में कि एकदम से माना जा रहा है कि अब तो ये कोई फ़ाइट नहीं है? क्या ऐसा है या फिर ये सिर्फ दिल्ली मीडिया की एक मनगढ़ंत बात है, इस आइडिया को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है? कि जब आप आई थी तो उस वक्त हालात दूसरे थे, अब हालात दूसरे हैं। इन महागठबंधन की तरफ से सबसे बड़ी जो भूल हुई टिकट बंटवारे में, और इन लोगों का आपस में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं था। कल तक बात थी कि आरजेडी जो है लगभग 100 समथिंग पे सीट लड़ेगी और कांग्रेस ये लड़ेंगी, मगर अब क्या है कि आरजेडी जो है 143 पर लड़ रही है और बहुत जगह 12-13 जगह पे जो है इन लोगों का आपस में जो है ना भिड़ंत हो गया है 12 सीट्स पे। तो ये सब कन्फ्यूज़न महागठबंधन की तरफ से है, लीडरशिप की तरफ से है। जाहिर सी बात है कि जो इनका वोट था पहले से महागठबंधन का, इसमें जो है कहीं से कोई कमी नहीं आई है। असल जो है और लोग जो ओबीसीज़ वोट है, इनके साथ अगर जुड़ने का काम करेगा तो नक्शा बदल जाएगा।
नीतीश कुमार के कमज़ोरी की वजह से जो ओबीसी या ईबीसी वोट हैं वो थोड़ा खसकने का रहा। जिस दिन ये खसक गया फिर से जो है वो तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जैसा कि उनके अंदर जोश देखा जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, मुसलमानों को जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं दिया तो हर नुक एंड कॉर्नर से जो है ना मुसलमानों की डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए जो है मांगें उठी, और कल भी जो है उन्होंने इस मांग को मान लिया कि भाई मुस्लिम से भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो जोश व खरोश तो है इनके अंदर। उधर एनडीए की तरफ भी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा जलवा नहीं है, खामोशी ही खामोशी है। तो इस बस इसलिए कहा जा सकता है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जैसे हमारे एक मित्र ने कहा कि वोट टू वोट जो है फाइट है। वो जहाँ थोड़ा खिसका ऊपर से वो निकलेगा, नहीं तो फिर जो है ना आरजेडी वाले या महागठबंधन वाले निकलेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही है वो ये कि जो अगर दिल्ली से बैठ के इसको देखने की कोशिश करें कि एक ऐसा स्टेट जहां 20 साल से एक चेहरा टिका हुआ है, आप देखिए बीजेपी के पास भी कोई बहुत बड़ा मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है चेहरे का, कोई ऐसा नेशनल फेस नहीं है। जेडीयू के पास भी नीतीश कुमार के अलावा भी कोई नहीं है। तो क्या ये सिर्फ नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव है, या आपको लगता है अभी भी ये नीतीश कुमार बनाम लालू प्रसाद यादव है? नीतीश कुमार के सेहत की खराबी की वजह से जो उनकी लीडरशिप में जो धार था उसमें कमी आई है। इधर गुज़िश्ता 3-4 सालों में देख रहे हैं कि नीतीश कुमार वाकई सरकार नहीं चला रहे, उनके इर्द गिर्द जो कॉकस है वो सरकार चला रही हैं। तो जिसकी वजह से लोग जो है उनके ही अंदर बहुत सारे लोग जो है उनको खफगी का शिकार है। और इसका जो है जैसे ओबीसीज वोट जो है जो कि सारे लोग जो कॉकस में हैं वो बैठे हुए हैं अपर कास्ट के, जो बीजेपी का या फिर जेडीयू का वोट नहीं है। तो जाहिर सी बात है जैसे ईबीसी में जैसे इनके खुद कुर्मी जो वर्ग है या कुशवाहा है वो कहीं ना कहीं इनसे इन सब वजह से जो है खिसकने की कोशिश में है। और यही जो है एक फैक्टर होगा जो 14 तारीख को हम लोग देखेंगे। 14 तारीख में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है। प्रियदर्शी जी मुझे बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, मान लेते हैं कोई भी एक एवरेज वोटर है, माना जाता है बिहार में 2 तरह का वोटर होता है, और पूरा जो बिहार की पॉलिटिक्स लालू यादव के एक ज़माना हो गया कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, 20 साल कम से कम इस बात को गुजर गए, लेकिन अभी भी पॉलिटिक्स पूरी बिहार की उन्हीं के इर्द गिर्द या उनके परिवार के इर्द गिर्द या उनकी जो 20 साल पहले पॉलिटिक्स थी उसके इर्द गिर्द के। क्या आप लालू यादव के उस राज के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? अभी भी आप सड़क पे जाएं, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, मुझे अपने मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 20 साल पुराने राज को डराया जाता है कि जंगल राज है। तो एक तरह के लोग कहते हैं जंगल राज है, लेकिन दूसरे तरह के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें वो राज चाहिए जो राज दरअसल एक्चुअल में सुशासन था, जहाँ सामाजिक न्याय की बात होती थी, जहाँ पिछड़ों की बात करते थे लोग। और अब तो सब ये एक तरह से जो सामाजिक तौर पे पहले से ही ट्रेडिशनली जो लोग जिनके पास पैसा रहा है, बल रहा है, उन्हीं की सरकार आ गई है। एक एवरेज अगर बिहारी वोटर को मैं देखूं, उसके पास अभी क्या ऑप्शंस हैं? मैं साथ में ये भी चाहती हूँ कि आप इस बात का भी जवाब दीजिए कि जो जन स्वराज नई पार्टी है वो क्या ऐड कर रही है इस इलेक्शन में। लेकिन एक एवरेज बिहारी की नज़र से आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, चीज़ें करने की जो कोशिश हो रही है बिहार की राजनीति में वो है कि लालू यादव या लालू यादव के बाहर, तो इस तरीके की राजनीति। और ये इस चुनाव में नहीं हो रहा है, ये लगातार 90 के दशक के बाद से ही यही सिलसिला है। जब 90 के दशक में लालू यादव अपने शीर्ष पर थे तब भी यही होता था कि आप लालू यादव के साथ हैं या लालू यादव के खिलाफ हैं। ये राजनीति बिहार में एक राजनीति है। दूसरी राजनीति ये भी है जो सोशल जस्टिस की आप बात कर रही थी, तो सोशल जस्टिस में मामला 50-50 बँटता है। 50-50 इस तरीके से बँटता है कि अगर आप सोशल जस्टिस का रहनुमा अगर लालू यादव को मानते हैं तो नीतीश कुमार उससे कमतर नहीं है। सोशल जस्टिस में सिर्फ कास्ट रिवोल्यूशन तो आता नहीं है, उसमें लैंगिक अनुपात में किस तरीके से उसके विषमताओं को आपने दूर किया, आर्थिक विषमताओं को किस तरीके से दूर किया, उसमें सुशासन भी एक एलिमेंट है। तो तमाम चीज़ें हैं। तो लालू यादव का सोशल जस्टिस बनाम नीतीश कुमार का सोशल जस्टिस, ये भी एक लड़ाई है। उस लड़ाई में भी जनता दोनों ओर देखती है कि किस ओर जाए। और ये लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी भी है सोशल जस्टिस की लड़ाई में, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय धारा है उससे थोड़ी अलग बिहार की भारतीय जनता पार्टी। समझाइए ज़रा हमें कि बिहार बीजेपी और राष्ट्रीय बीजेपी में क्या फ़र्क है? देखिए, बिहार में सोशल जस्टिस के ज़्यादा करीब है भारतीय जनता पार्टी बनिस्पत अन्य राज्यों के। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ किस आधार पर ध्रुवीकरण होता है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर टिकटों का बंटवारा करती है या किस आधार पर नेतृत्व का चयन करती है, आपको स्पष्ट फिगर पता चल जाएगा।
यहाँ जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई तो हार्डकोर किसी हिंदूवादी नेता को नहीं लेकर के आई थी, सुशील कुमार मोदी आया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको आप कह सकते हैं कि जो शीर्ष पद था तो वो तो सुशील कुमार मोदी को दिया गया। बाद में भी जिन लोगों को दिया गया वो लोग सोशल जस्टिस के ज़्यादा पैरवी करते हुए नज़र आ रहे थे, वो सोशल जस्टिस के ज़्यादा बड़ा चेहरा थे। लेकिन उसमें फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन में आप आदित्यनाथ जैसे लोगों को बुला लेते हैं और वो सीधे सीधे ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बुर्का बनाम विकास की राजनीति की बात करते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं अजय राय इनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि पहले इनको शहाबुद्दीन पसंद था, अब इनको उसामा पसंद है। मतलब बहुत ही घटिया स्तर पर जाकर एक एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सामाजिक न्याय के साथ ये धारा तो नहीं जाती? नहीं, ये देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मूल चरित्र जो उसका है, तो नहीं, मतलब मैं उस दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके मूल में एग्रेशन है भारतीय जनता पार्टी के मूल में। और यहाँ जब महागठबंधन वक्फ को उठाएगा तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ को काउंटर के लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में एंटर कराएगी। जितना ज़ोर ज़ोर से महागठबंधन वक्फ की बात करेगा उतने तेज़ी से योगी आदित्यनाथ का बिहार की राजनीति में प्रवेश बढ़ेगा। तो मामला दोनों तरफ है, आप इसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि सिर्फ एक तरफ वाइट है और एक तरफ ब्लैक है, दोनों तरफ वाइट है और ब्लैक। लेकिन वक्फ तो अपने आप में एक मुद्दा है ना प्रियदर्शन जी। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वक्फ एक ऐसा मुद्दा है जो एक कानून बन गया है, जो करोड़ों लोगों पर असर डाल रहा है। और चूंकि आरजेडी का या इंडिया ब्लॉक का वोटर है मुसलमान जो इस बात से परेशान है, तो आपको नहीं लगता कि ये वैध है, ये लेजिटिमेट है कि उन्हें उनके मुद्दे को उठाना चाहिए? क्योंकि वक्फ कोई हिंदुओं के खिलाफ बात नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों की बात है। मैं मानता हूँ कि ये राष्ट्रीय इशू है। ये बिहार, ये सिर्फ बात वक्फ की बात जो है सिर्फ बिहार की बात तो है नहीं, ये राष्ट्रीय इशू है। इस पर जब बात होगी तो राष्ट्रीय स्तर पर बात होगी। बिहार के मुसलमान मुखर हैं, ये बात सही है, लेकिन इसको जो आपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक मुसलमानों के बीच में एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि नहीं, इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए वक्फ के मामले में। जिस तरीके से कुछ लोग इससे लाभान्वित हो रहे थे, जैसे मैं बताता हूँ, धार्मिक न्यास बोर्ड के जब बिहार में भी सुधार हुए तो उसके खिलाफ भी लोग आ गए थे। कुछ लोग आए थे धार्मिक सुधार बोर्ड या जहाँ भी धार्मिक न्यास बोर्ड का जो सुधार होता है उसके खिलाफ, अगर कुछ हिंदुओं की अगर आहत होती है भावनाएं या उनका निजी हित आहत होता है, जाता हुआ दिखता है, तो लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए, इसको इस तरीके से नहीं समझा जाना चाहिए कि ये हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश की है, ये मामला नहीं है। तब तो इसको इस तरीके से भी आप जोड़ करके कहिएगा कि धार्मिक न्यास बोर्ड में जो सुधार होते हैं वो मुसलमान करवाते हैं हिंदुओं के खिलाफ, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बड़ी डिबेट है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि क्या वाकई ये एक सुधार का कार्यक्रम था या मुसलमानों को परेशान करने का कार्यक्रम है कि उनसे उनकी ज़मीन हड़प लेने का। सुधार की बात बहुत कम मैंने मुसलमानों को कहते हुए सुना है, क्योंकि जिनके लिए आप कार्यक्रम बना रहे हैं, जिनके लिए आप कानून ला रहे हैं, उनसे बिना बात किए हुए आप कानून बना रहे हैं, तो एक तरह से ये कानून को लादना या थोपने जैसी बात हो गई। लेकिन चलिए, मैं इसको किसी और रोज़ हम वक्त पे बात करेंगे। फैज़ान साहब, ये बताइए कि एक अच्छी बात मुझे इसमें समझ में ये आई है जो प्रियदर्शन जी कह रहे हैं कि क्या ऑपोजिशन के लिए भी आसान है कि मुसलमानों के जो इमोशनल इश्यूज़ हैं, जैसे वक्फ है या कोई हिजाब का मुद्दा ले आए, उन इमोशनल इश्यूज़ पे खेल जाना और इसके बहाने उनका जो शिक्षा का मुद्दा है या उनका स्वास्थ्य का मुद्दा है या उनकी नौकरी का मुद्दा है, उस पर कोई बात ना करना कि चलिए हम तो वक्फ का झंडा उठा के चल रहे हैं, लेकिन इतने ही ज़रूरी उनके लिए शिक्षा या रोज़गार के मुद्दे भी हैं, वो हमने बहुत कम उठाते हुए देखा है। आपने अभी यहाँ पर वक्फ के अलावा जो भी इश्यूज़ का नाम लिया है, वो मेरी नज़र में और मेरे ख़्याल में आम तौर पर मुसलमानों की नज़र में वो ज़्यादा अहम है और वही मुद्दे उठाने चाहिए। यहाँ वक्फ का मुद्दा और बुर्का का मुद्दा और ये सब एक ज़माने में मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया जाता था, उर्दू का मुद्दा उठाया जाता, ये सब मुद्दे उठाए जाते थे। लेकिन अब है कि वक्फ का मुद्दा, लेकिन वक्फ का मुद्दा ठीक है, एक मुद्दा है, लेकिन उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अब अगर आरजेडी की तरफ से एक लिटिल नोन मुस्लिम ने कहीं पर ये कह दिया कि साहब वो हमारी सरकार बनेगी तो इस कानून को फाड़ के फेंक देंगे और जिन लोगों ने जो लोग लाए हैं उनको सज़ा देंगे या ये सबक सिखाएंगे, इस तरह की बात कह करके
उस आदमी ने अपनी पब्लिसिटी के लिए कोशिश ज़रूर की है। इसमें कहीं कोई मुसलमानों का मुद्दा बहरहाल नहीं है। वक्त का मुद्दा अपनी जगह पर है। मुझे नहीं लगता कि इसको इलेक्शन से इसको जोड़ना चाहिए। अगर आप इसको बिल्कुल राष्ट्रीय में बिहार से कोई लेना देना नहीं है इसका। लेना देना तो है, लेकिन ये लोकल इशू नहीं, लोकल इशू नहीं। आप उसके कानून को आप कैसे फाड़ के फेंक दीजिएगा? ये तो कोई गैर पढ़ा लिखा ही आदमी इस तरह की बात कह सकता है। दूसरी तरफ हम ये कह रहे थे कि देखिए, इस तरह के जब मुद्दे उठाए जाएंगे तो काउंटर मुद्दे भी उठेंगे। जैसे अमित शाह ने सीवान में शहाबुद्दीन और टेरर और जंगल राज, ये मुद्दा इसलिए उठाया कि आरजेडी ने वहाँ से उनके बेटा उसामा को टिकट दिया, उनको उम्मीदवार बनाया इसलिए। लेकिन उसके साथ उन्होंने दूसरे दिन नालंदा में कह दिया कि भाई 100 अलाउद्दीन खिलजी भी आ जाएंगे तो नालंदा की यूनिवर्सिटी पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे जितने भी अलाउद्दीन खिलजी। अब मुझे कोई बताए कि क्या अलाउद्दीन खिलजी का कोई रिश्तेदार नालंदा से इलेक्शन लड़ रहा है क्या? यानी ये देखिए, इस तरह की बातें उठाना, ये जो इन्होंने अभी कहा प्रियदर्शी जी ने कि नेचर है जो बीजेपी का वो तो बदलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर उठाएंगे। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपना कम्युनल पॉलिटिक्स आज तक नहीं खेल सका, और शायद यही वजह भी है कि उसका कोई आज तक उसका मुख्यमंत्री नहीं बन सका। पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, भारी देखिए वहाँ समर्थन है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं आज तक जी, मतलब अब तक पता नहीं है किसी को, अब इस चुनाव के बाद किसी को हाँ, किसी को नहीं पता। लेकिन चूंकि बिहार में कास्टिज्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यहाँ कम्युनलिज्म नहीं पनप पाता है, बहुत कोशिश करने के बावजूद नहीं पनप पाता है। वरना उत्तर प्रदेश जैसा बिहार होता तो यहाँ बहुत जल्दी यहाँ भी आग लग जाती। लेकिन अच्छा है कि अभी तक यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब मैं 2 आखिरी सवाल उठाना चाहती हूँ। एक तो है प्रशांत किशोर को लेकर कि उनकी पॉलिटिक्स क्या कर रही है, और दूसरे एक बहुत दिलचस्प फिनोमेना ये है कि पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी एक आंधी की तरह आए बिहार में, लेकिन उसके बाद बारिश हुई और सब कुछ ऐसा लगता है कि बह गया। तो अब क्या नज़र आ रहा है उनको लेकर? मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि प्रशांत किशोर, उनकी पॉलिटिक्स को इस चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जब पहली बार आए तो हमसे पर्सनली बातचीत हुई, क्योंकि हमारी इस कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है। जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ लगी हमें कि उन्होंने पहले 1 फ्लोर लिया, फिर 2 फ्लोर लिया, फिर 3 फ्लोर लिया, और 8 आवरली शिफ्ट में यंग बच्चियाँ काम करते रहते हैं। रात में आते हैं कभी कभी, तो 1 बजे रात में लाइट जली रहती है, मतलब कि। तो हमने पूछा क्या करते हो भैया? तो बच्चों ने कहा कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आज की दुनिया में डेटा इज़ अ बिग वेपन। अगर आपका डेटा है तो आप किसी को भी पहचान सकते हैं। तो उनके पास डेटा है और उन्होंने मेहनत की है, और वो जो हम लोग मिलकर हिंदुस्तान आगे बढ़ाना, वो नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें कहते हैं वो। तो जब पहली बार उन्होंने कहा, और एक हलचल सी मच गई, फलां की बीवी के अकाउंट में फलां तारीख को इतना रुपया कहाँ से आया। तो ये एक बड़ी बात है, और पब्लिक बिहार की पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल में इतने बोल्डली और इतने साइंटिफिकली किसी ने अब तक नहीं किया था। तो यू कांट राइट हिम आउट, ही इज़ अ फिनोमेनन। नहीं तो लेकिन ये बताइए कि जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी वो थी कि 3 पॉलिटिकल पार्टियां, कि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कि जिस तरफ 2 पॉलिटिकल पार्टी जाती हैं उस तरफ गवर्नमेंट बन जाती है। अब ये प्रशांत किशोर, वी आर नॉट राइटिंग हिम ऑफ, लेकिन ये फ़र्क कहाँ पैदा कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो इनको वोट देंगे? एक ज़माना था जबकि लोग हमारे पास आते थे, कहते कि साहब, एक तो इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये सवाल था एक। दूसरा सवाल था ये कि ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अभी जो वो बातें कर रहे हैं उसमें तो बीजेपी को भी उसी तरह वो पॉइंट कर रहे हैं, उस तरह से आरजेडी को भी कर रहे हैं उससे। तो एक फैक्टर तो है ये। अब ये फैक्टर, इसके पीछे क्या है ये तो कोई वही बता पाएंगे, लेकिन यू कांट रूल हिम आउट। यानी कि इस चुनाव में वो एक फैक्टर होंगे। अब आपसे आखिरी सवाल अनुराग से मैं पूछना चाहती हूँ, वो है एमआईएम को लेकर, कि एमआईएम को फ़िलहाल आप इस चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? 2020 में एमआईएम बहुत ही छोटे लेवल पर लड़ी थी और उसके 5 उम्मीदवार खड़े थे और 5 जीते थे।
नहीं 7-8 उम्मीदवार थे जिसमें 5 जीते थे। और उसके जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ 1-2 साल में जो है उनके चारों एमएलए भाग करके महागठबंधन में चले गए थे। इस बार उसी गुस्से में एमआईएम ने जो है लगभग 30 से ऊपर 35 सीट्स पे जो है तमाम जो मुस्लिम कंसंट्रेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ पर खड़ा कर के मुस्लिम वोट्स को जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे एक 60% से अबव जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन वाले जो इलाके हैं, जो असेंबली हलके हैं, वहाँ उनके उम्मीदवार खड़े हैं। और हम ये समझते हैं कि ये उम्मीदवार ऐसा तो नहीं कि जीत जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं वो उनके कुछ वोट जो है वहाँ काटने में कामयाब होंगे, और जिससे जो है जिसका खातिर खा नतीजा जो है आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवारों पर होगा, और यही जो है हार जीत का फैसला होगा। तो इस बार ये एमआईएम जो है वो जीतने के लिए या इसके लिए नहीं लड़ रही है, वो जो है महागठबंधन को की ताकत को कमज़ोर करने की तरफ लगी हुई है। और हम ये समझते हैं कि वो तो ख़ुद जीतेंगे नहीं, मगर हाँ महागठबंधन को तो एक बड़ा नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे सीमांचल में। ये बात आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है बड़े यकीन के साथ आप कह रहे हैं कि ना कि पहुंचा सकते हैं, आप कह रहे हैं पहुंचाएंगे। और क्या यही बात प्रशांत किशोर के लिए आप कह रहे हैं? क्योंकि ये बात होती है कि प्रशांत किशोर को तो बड़ा ही डेमोक्रेटिक राइट है कि भाई वो चुनाव लड़ें, लेकिन एमआईएम जहाँ जहाँ चुनाव लड़ती है लोग कहते हैं कि ये तो देखिए कमज़ोर कर रहे हैं सेक्युलरिज्म को। फैज़ान भाई ने कहा कि यहाँ पर कम्युनलिज्म कभी नहीं पनपा है, कास्टिज्म का जो है बहुत बड़ा जोर है। और हम इसको जो है ना 4 फैक्टर में बांटते हैं। फॉरवर्ड क्लास जिनका 12% वोट है, मुस्लिम जिनका 17-18% वोट है, ईबीसीज लगभग हम समझते हैं कि जो हमको जो मालूमात है 56% है, और आपके जो है दलित वोट्स हैं। तो हम ये समझते हैं कि प्रशांत किशोर जो है उनको ना किसी फॉरवर्ड वोट्स मिलेगा, कोई भी नहीं। ये ज़हन दिमाग में रखिए आप। हाँ, वो पांडे जी हैं, प्रशांत कुमार पांडे जी, आपको दलित का एक वोट से उनको नहीं मिलेगा। ईबीसीज का जो है कुछ वो लोग पैसे पे बिकते हैं तो कुछ वोट काट लें। ख़ास तौर पर उनका जो असल निशाना है वो मुसलमान, और जो उनके वर्कर्स वगैरह हैं या जहाँ भी काम कर रहे हैं वो मुसलमानों का, और मुसलमानों का एक बड़ा जो है वोट काटेंगे, और जिसका खास फ़ायदा जो है वो एनडीए उम्मीदवारों को होगा, एनडीए फैक्शन को होगा। तो हम ये समझते हैं कि जो जिस तरह से वो हवा बना रहे हैं वैसी हवा नहीं है उनकी, वो हवा सब जो है इंशाल्लाह निकल जाएगा वक्त आने पर। ये तो बड़ी हैरानी की बात आप कह रहे हैं कि 2 स्पॉइलर हैं इस इलेक्शन में, अगर मैं कहूँ, और बुरा ना माने एमआईएम और जन स्वराज के लोग, क्योंकि इस बात में वो बड़ा खफा हो जाते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी, हमें स्पॉइलर क्यों कहा जा रहा है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं उससे तो ये एहसास होता है कि अभी तक एमआईएम और अब जन स्वराज दोनों एक तरह के स्पॉइलर का काम करेंगे, वो भी सेक्युलर पार्टी के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव बड़ा हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक इन द सेंस कि आज तक हिस्ट्री में किसी भी चुनाव में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान नहीं किया गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई पोस्ट ही नहीं। जी हाँ, और एक का ऐलान हुआ और उसके बाद 3-4 और लाइन में खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो अभी फ़िलहाल आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो एक अंदाज़ा हुआ होगा कि बिहार का चुनाव किस तरफ जा रहा है। बहुत अहम है बिहार का चुनाव इस लिहाज से कि अगर बीजेपी यहाँ पर एक बड़े फोर्स के तौर पर उभरती है तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी नज़र उसकी बिहार पर ही है, और कमज़ोर होते नीतीश कुमार के सामने एक मजबूत होती बीजेपी भारत के न सिर्फ के एक संविधान और जो लोकतंत्र है और साथ ही धर्मनिरपेक्षता के लिए एक बड़ा ख़तरा तो ज़रूर पैदा करती है।